सो माय डियर बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला Sir, can you एंड speak louder? हाँ, व्हाई नॉट. ठीक. सो बेटे, विल बी टॉकिंग अबाउट today's lecture is empirical formula and molecular formula. Am I clear beta? Voice is clear or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर तुम्हारे पेपर में +1 के पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे 5 मार्क. ठीक. और कंपटीशन में तो आने के चांसेस रहते ही हैं. कंपटीशन में थोड़ा सिंपलर बिट आता है, लेकिन जो +1 है, +1 में ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा आपको. अभी जो रिसेंट पेपर तुम्हारे फर्स्ट पीरियोडिक्स होंगे या कुछ भी ऐसा होगा, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे. और जो हाफ ईयरली होंगे उसमें 5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से. ठीक. तो चलिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं बेटा. देखो बच्चों, जब हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पहले हम समझते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है. बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है बच्चे, ये होता है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है ऑफ अ कंपाउंड, ठीक, उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है. ठीक. कोई सिंपलेस्ट हमारे पास यू कैन से फॉर्मूला हो गया. ठीक. इट टेल्स अस अबाउट द रेशियोज ऑफ एटम्स ज्वाइनिंग. ठीक. इट टेल्स अस द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइनिंग. ठीक. इट टेल्स अस अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइनिंग. जो एलिमेंट बेटे ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो जो हमारे पास होगी वो बेटा हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से शो करते हैं. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है बेटा, इट टेल्स अस अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइनिंग. ठीक. जो सिंपलेस्ट रेशियो होंगी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है और उसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, वो हमें बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला. On the other hand, the second thing we have molecular formula. Molecular formula. अब molecular formula क्या होता है बेटा? देखो बच्चे, molecular formula हम बोलेंगे the exact formula of a molecule. क्या बोलेंगे? Exact formula of the molecule. Exact formula of a molecule. किसी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है. एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल. ठीक. बेटा, हमें ये क्या बताता है? ये बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. एग्जैक्ट नंबर और kind of atoms in a molecule. बेटे, एक मॉलिक्यूल the reason is सर अभी भी लैग हो रही है. कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एग्जैक्ट फॉर्मूला. सर कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्या बोल गए आप. तो बेटा ध्यान से समझो. मान लो मेरे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH4 या CH है. सिंपलेस्ट फॉर्मूला है CH.
अब CH का मतलब क्या है कि मेरे पास इस कंपाउंड के अंदर एक C और एक H, यानी C और H की जो रेशो है वो 1:1 है, 1:1 है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है और इसको हमने बोल दिया इंपीरिकल फॉर्मूला। सो दिस इज कॉल्ड एज इंपीरिकल फॉर्मूला। जो हमें क्या बता रहा है, इंपीरिकल फॉर्मूला हमें सिर्फ एक चीज बता रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसकी जो रेशो है वो 1:1 है, यानी 1 कार्बन एटम है 1 हाइड्रोजन एटम है। अब मान लो हम क्या करें, इस CH को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, multiplied by 2. So then the formula changes to C2H2. C2H2. And C2H2 is acetylene. बेटा ये एसिक्लीन का फॉर्मूला है, एसिक्लीन जिसको इथाइन भी पढ़ते थे ना आप, इथाइन। इट इज एसिक्लीन और इथाइन, ये एसिक्लीन और इथाइन का फॉर्मूला था, C ट्रिपल बॉन्ड CH और H। ठीक, ये एसिक्लीन और इथाइन का फॉर्मूला था। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिक्लीन एंड और इथाइन। क्लियर? ये अब ये जो फॉर्मूला है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। तो इससे हमें ये समझ में आया कि इथाइन के अंदर जो कार्बन है वो 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो इसको हमने इथाइन बोला। पर अगर इसी इंपीरिकल फॉर्मूला को बेटे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते, इसी इंपीरिकल फॉर्मूला को बेटे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास बन जाता C6H6, C6H6। ठीक है जी। अब C6H6 जो हो गया, ये बेटे हमारे पास बेंजीन होता है, दिस इज बेंजीन। ठीक, एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेटे हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि बेंजीन ले लो चाहे एसिक्लीन ले लो, बेंजीन ले लो चाहे एसिक्लीन ले लो, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो 1:1 होती है। तो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सबसे सिंपल लिखे जाने वाला फॉर्मूला वो होना था CH, और वो होना था इंपीरिकल फॉर्मूला। और अगर उसको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, इट गिव्स अ कंपाउंड, ठीक, जिसका एक एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक, इंपीरिकल फॉर्मूला, एक ही इंपीरिकल फॉर्मूला नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए यूज हो सकता है। जैसे यहां पे CH है, CH एक इंपीरिकल फॉर्मूला है, लेकिन ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए यूज हो सकता है, इसके लिए भी, इसके लिए भी 2 कंपाउंड्स के लिए यूज हो रहा है, और भी कोई कंपाउंड इससे बन सकते होंगे। तो इंपीरिकल फॉर्मूला कोई एग्जैक्ट चीज नहीं बताता हमें कि कौन सा मॉलिक्यूल है एक्चुअली, वो सिर्फ सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट जो हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, ठीक, उसके बारे में बताता है, ठीक, उसकी रेशोज के बारे में बताता है। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो बोलिएगा प्लीज। यस सर। बेटा मैंने ना बड़ी बार बोला बेटा टाइप करने का, जो टाइप नहीं कर सकता वो यस बोले जरूर। टाइप करने से क्या, मेरे को आपकी सबकी पता चल जाती है कि हाँ जी इसने बताया। ठीक, यस से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। पुनीत, आपको समझ में आ गया बेटे? ओके, अब देखो बेटे, हमने ये समझ लिया इंपीरिकल फॉर्मूला क्या। अब हमें यहां से एक बात और समझनी थी। हमने बोला कि इंपीरिकल फॉर्मूला को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। इसलिए कल को जब भी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा कंपाउंड का, ठीक, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम करेंगे N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, वेयर N इज अ होल नंबर। जहां पे N क्या है? कोई भी होल नंबर है जिससे हम इंपीरिकल फॉर्मूला को
whole number. n is a whole number. It is a whole number जिससे हम इंपीरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे और एक एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे बेटा जी। बोलो क्लियर? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला वेयर n इज अ होल नंबर, जहां पे n होल नंबर है। बोलो क्लियर होता है कि नहीं? ओके जपनीत पूछो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, C2H2 एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है? बेटा कंपाउंड, बेटा कंपाउंड के ही जो छोटे यूनिट होते हैं उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं बेटा। मॉलिक्यूल से मिलके तो कंपाउंड बनता है ना बेटा। कंपाउंड एक टर्म है, उसका फॉर्मूला वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक, कंपाउंड की एक आइडेंटिटी क्या होती है? उसका एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है मॉलिक्यूल। कंपाउंड किस चीज से मिलके बनता है? मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। जैसे एलिमेंट किन चीज से मिलके बनता है? बेटा एलिमेंट एटम से मिलके बनता है। उस तरह कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जैसे आयरन के अंदर क्या ढूंढेगी बेटा? आयरन के अंदर ढूंढेगी एटम्स, क्योंकि आयरन एलिमेंट था। NaCl के अंदर क्या ढूंढेगी? बेटा NaCl के अंदर मॉलिक्यूल, क्योंकि वो कंपाउंड था बेटा। समझ में आ गई बात? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता क्या है? बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है कौन कौन सा एलिमेंट और उसका कितना लगा हुआ है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे इसमें हमें पता चल गया कि मॉलिक्यूल के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड का कोई एक मॉलिक्यूल अगर ले लें तो उसमें 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलो क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? यस सर। सर टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड कम है, बट मेरे को क्वेश्चन ध्यान में आया कि क्लास 10 की एनसीईआरटी में लिखा था दैट आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट ट्रू मॉलिक्यूल्स। सो उसका मतलब क्या होता था, वो मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरे से पूछ लिया। इट इज वेरी वेरी नाइस। देखो बेटा, मॉलिक्यूल जो होता है ना बेटे, बेसिकली वो सिंगल आइडेंटिटी होती है। मॉलिक्यूल इज एक्चुअली ए सिंगल आइडेंटिटी। उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयंस की टुगेदरनेस है। आयनिक कंपाउंड जो है वो आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बना लेते हैं, हम उसको लिख देते हैं, बट एक्चुअली दैट इज नॉट अ ट्रू कंपाउंड। मतलब समझो, जैसे बेटा हमारे पास Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव था कहीं पर, ठीक है जी, ये 2 आयंस थे। अब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो इन्होंने अट्रैक्ट किया होगा। अट्रैक्ट करने की वजह से ये Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव बना होगा बेटा। समझ में आई बात? अब हमने लिख तो दिया कि ये मॉलिक्यूल है, हमने लिख दिया NaCl एक कंपाउंड है, बट क्या एक्चुअली इट इज अ कंपाउंड? एक्चुअली इट इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। बट क्योंकि इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल आइडेंटिटी, तो हमने इसको कंपाउंड बोल दिया, बट इट इज नॉट अ ट्रू कंपाउंड। अभी बोलो क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। अगर इसकी जगह बेटे HCl होता, HCl, अब HCl जो है, HCl में क्या होता है? हाँ पुनीत मैं बता दूंगा बेटा। HCl में क्या होता है? HCl में हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अब ये आयंस में है ही नहीं, ये तो बनेगा ही ऐसे, तो ये क्या होगा? ये एक ट्रू कंपाउंड होगा। ठीक, तो आयनिक कंपाउंड्स में आयन अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, अभी तो हम बोल देते हैं कि जिसकी वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी -1, इसलिए NaCl बना। +2 में जाके एक चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट, वहां हमें समझ में आता है NaCl का फॉर्मूला एक्चुअली NaCl क्यों है। तुम बड़ा हैरान होंगे सोच करके कि लोग आज तक यही पढ़ाते रहे, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए NaCl बन गया। ये गलत है थ्योरी ही, क्योंकि NaCl इज एक्चुअली मतलब आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट ट्रू कंपाउंड्स। ठीक, तो वो कलेक्शन ऑफ आयंस होती है, वो कैसे लगे हैं उसके हिसाब से उसकी फॉर्मूला बनता है, वो अगले साल बताऊंगा तुम्हें +2 में। ठीक, बट आई थिंक सो आई मेड योर डाउट वेरी क्लियर कि भाई कंपाउंड इसको ट्रू क्यों नहीं बोलते, हालांकि इट बिहेव्स लाइक अ कंपाउंड, है ना बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके। और बेटा पुनीत, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर बेटे, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। बेटा पूरे चंडीगढ़ में कोई भी टीचर ये पहले नहीं करवाता। ठीक, इसलिए शायद तुम कहीं अगर कहीं पहले डेमो लगाई हो तो तुम वंडर कर रही हो, अरे सर क्या करवा रही है, तो कभी सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे चंडीगढ़ में किसने शुरू नहीं करना बेटा ये। ठीक है, हर आदमी ने सबसे पहले पढ़ाना क्या है? हर आदमी ने सबसे पहले आपको पढ़ाना है, पहला चैप्टर जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पढ़ाते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
ठीक, क्यों? क्योंकि इजी चैप्टर है, बच्चे आसानी से उसमें खप जाते हैं, ठीक, पैसे दे देते हैं और फिर उसके बाद वो पढ़ते रहते हैं जबरदस्ती, बाद में समझ में आए ना आए परेशानी होते रहे, अभी पैसे तो दे दिए ना, तो इसलिए लोग पढ़ाते नहीं। मैं पहले दिन से ही आपको पढ़ाता हूं सम बेसिक कंसेप्ट से, कि अगर आपको लगे कि हाँ भी नहीं हो रहा तो आपको पता तो चले ना, ठीक। मैं धोखेबाजी नहीं करता, खैर धोखेबाजी कोई भी नहीं करता, बट मैं अपनी तरफ से प्योर रहना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री ऐसी है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक। चलिए, सो molecular formula is n into empirical formula where n is a whole number। n क्या है? whole number। अब सर मैं n पता कैसे लगाऊं? जैसे यहां तो आपने n2 लिख दिया, यहां आपने n6 लिख दिया, हमें कैसे समझ में आएगा n कैसे निकालना है? ठीक, तो देखो फिर n कैसे निकालना है। देखो बेटे, n निकालना है हमें, जब हमें n निकालना है तो n निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास divided by empirical formula mass। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास बेंजीन के लिए n निकालना था, मेरे को नहीं पता था कितना, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H6, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 78। कितना होगा? 78। ये फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, इसके तरीके हैं बेटा एक्सपेरिमेंटली निकालने के, फॉर्मूला तो हमें निकालना होगा बाद में। एक्सपेरिमेंटली हमने बेंजीन का मास ढूंढा, मॉलिक्यूलर मास ढूंढा। देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो फ्यूचर में पढ़ेंगे अपन लोग। तो बेंजीन का जब हमने मॉलिक्यूलर मास ढूंढा तो ये 78 आया मॉलिक्यूलर मास, ठीक, ये 78 आया बेटा, क्लियर। और जब इसका इंपीरिकल फॉर्मूला मास देखा, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला था CH, वो हमने निकाल लिया था, और इसका इंपीरिकल फॉर्मूला मास वो कितना आया बेटा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो 12 प्लस 1 कितना हुआ? 13। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया? 13, और मोलर मास कितना हो गया? 78। तो मोलर मास 78, इंपीरिकल फॉर्मूला मास 13। और इसलिए बेटा जब हमने n निकाला, n आया मॉलिक्यूलर मास 78, इंपीरिकल फॉर्मूला मास 13, आंसर इज 6। तो यहां से 6 समझ में आया था हमें, फिर हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये फॉर्मूला हमें समझ में आया, ठीक है। तो कभी भी अगर हमें निकालना होगा n कैसे होगा, तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। बेटे ये मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटली हम कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक, बहुत सारे तरीके होते हैं, उससे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, और बेटे इंपीरिकल फॉर्मूला इसके एटम्स का सम कर दिया मास का, वो इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास, दैट विल बी n। बोलो बेटे, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ओके, एक अगली बात, जैसे मैंने कहा कि ये जो मेरे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला ना, ये मॉलिक्यूलर मास निकालने का हमारे पास, हमने बोला कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं, ठीक। उनमें से एक मेथड का मैं अभी सिर्फ आपको लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे ये होगा, ठीक। देखो बेटे, हमारे पास यहां पे आएगा कैसे, एक होता है मॉलिक्यूलर मास इज n इंटू, हमने रात में मॉलिक्यूलर मास निकालना था, तो मॉलिक्यूलर मास कैन बी रिटन एज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सर अब ये वेपर डेंसिटी क्या होती है, ठीक, और इससे 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास क्यों आता है, बेटे इसको तो मैं डिस्कस करके दूंगा आपको बाद में, ठीक, इसको मैं डिस्कस करके दूंगा आपको, ऐसा क्यों होता है, ठीक, इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एटॉमिक मास वाला पोर्शन पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
इस लेक्चर में सिर्फ अभी के लिए ध्यान में रख लो कि मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक तरीका ये भी है 2 into वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक तरीका ये भी है 2 into वेपर डेंसिटी। तो अभी के लिए, आज के काम के लिए आपको क्या क्या समझना है, दोबारा से मैं बता देता हूं। हमने समझना इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। हमने बोला इंपीरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइन। कौन कौन से एलिमेंट है, उनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, ये इंपीरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और वो हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और हमें जब कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है, हमें n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला करना होता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्मूले को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। और वो होल नंबर कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक है 2 into वेपर डेंसिटी, उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। और इंपीरिकल फॉर्मूला मास सिंपली इसका और इसका मास कर दे, जो भी सिंपल एलिमेंट्स है उसका मास का सम कर दे, वो इंपीरिकल फॉर्मूला मास, उससे डिवाइड करके n निकालो, n से मल्टीप्लाई करो इंपीरिकल फॉर्मूला को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। तो बोलो बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशनशिप क्या होता है, n जो है वो कैसे निकालते हैं, और मॉलिक्यूलर मास 2 into वेपर डेंसिटी, पांचों चीजें याद हैं, समझ में आई हैं कि नहीं? अब बेटे इन सब को करना क्यों है? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करने हैं। तो अब बेटा मैं तुम्हें करवाता हूं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होता है, इन सब चीजों पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होता है। तो प्लीज थोड़ा सा इधर मेरे साथ ध्यान देंगे, उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे समझा सकूं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की करेंगे कोशिश। हमें दिया होगा एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कैसा होगा ये थोड़ा ध्यान देते हैं। हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हो सकता है, हमें बोलेंगे इन अ कंपाउंड percentage of carbon is, या carbon is 36%, ठीक, कार्बन इज 36%, ठीक, और या कार्बन इज 48%, कार्बन इज 48% and hydrogen is 4%. Hydrogen is 4%. ठीक, if its vapor density, if its vapor density is 100, find the molecular formula. Find the molecular formula. तो देखो बेटे, हमने बोला एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है वो 48% है, हाइड्रोजन 4% है, ठीक, वेपर डेंसिटी कंपाउंड की 100 है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ये बताना है। तो देखो बेटे कैसे करना है, प्लीज इधर सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, कॉपी पेन छोड़ के पहले समझ लें। हमने सबसे पहले यहां लिखना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास हैं, ठीक, दूसरे नंबर पे लिखना है कि उनकी परसेंटेज कितनी है, तीसरे नंबर पे लिखना है उनका एटॉमिक मास कितना कितना है, चौथे नंबर पे लिखना है कि उसमें एटॉमिक रेशो कितनी है, ठीक है। एटॉमिक रेशो के बाद सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशो, और लास्ट में लिखेंगे बेटा होल नंबर रेशो। ये कुछ एक
मैंने आपको कॉलम बना के दिए हैं। पहला काम है एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशो, सिंपलेस्ट रेशो एंड होल नंबर रेशो। ठीक है जी। इसको एटॉमिक रेशो की जगह कई जगह पे यहाँ पे रिलेटिव मोल्स भी बोले जाते हैं। ठीक, रिलेटिव मोल्स भी बोले जाते हैं। ठीक, या रिलेटिव रेशो भी बोली जाती है, व्हाटएवर, उससे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लिखा। जैसे अब इस कंपाउंड पे आ जाओ। अब इस कंपाउंड में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, कार्बन है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। बेटे कार्बन है 48% और हाइड्रोजन है 4%। क्या ये दोनों मिलके 100% बन गया बेटा? क्या ये दोनों मिलके 100% बन गया? परसेंटेज 100 में से निकल? नो सर। ये तो 52% ही बना। तो भैया कुछ और भी होगा ना। अगर कंपाउंड 100% होगा तो कुछ और होगा ना। वो कुछ और कौन होता है, क्या होता है? बेटे अगर परसेंटेज कुल मिला के 100 ना बने तो समझ लेना तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। क्योंकि ऑक्सीजन का कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता है, इस वजह से उसको निकाल नहीं पाते अपन लोग परसेंटेज में। तो ये हमें देखना होता है कि अगर ये दोनों मिला के, यानी जितने भी एलिमेंट है मिला के 100 ना बने तो इसका मतलब ऑक्सीजन है। तो बाकी बचा ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कितना होगा? 100 में से आप इन दोनों को माइनस कर दें, -48 + 4 यानी 48% ऑक्सीजन है। यानी 48% ऑक्सीजन है। ठीक बेटा, पहली बात समझ लो, अगर सारे एलिमेंट्स का परसेंटेज सम करो और परसेंटेज 100 के बराबर ना निकले तो आप क्या करोगे, 100 में से उन सब की जो परसेंटेज उसको माइनस करके बाकी बचाओ, क्या निकाल दोगे? ऑक्सीजन निकाल। पर इसमें एक चीज समझ लेना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों का परसेंटेज मिला के 99 आ जाए या 98.9 आ जाए, तो बेटा 1% 2% ऑक्सीजन नहीं लिखना। 1% ऑक्सीजन कभी नहीं लिखना। इसका मतलब राउंड ऑफ कैलकुलेशन है, फिर उसमें हम लिखेंगे नहीं। मतलब समझे? जैसे ये मिला के तो मेरे पास आया 52%, 48 प्लस और 452, अरे बचा 48, बहुत ज्यादा है। पर अगर ये दोनों मिला के आ जाता 99%, तो बेटा मैं ये नहीं सोचता कि 1% ऑक्सीजन है, मैं सोचता है थोड़ी राउंड ऑफ कैलकुलेशन है, मैं उसी को निकाल देता, ऑक्सीजन नहीं लेता। कब लेता ऑक्सीजन? 98 से ऑनवर्ड यार, मतलब अगर 1-1.5% हो, 98.5 से ऑनवर्ड ले लो तो हम नहीं लेंगे ऑक्सीजन। हाँ 98.5 से पीछे पीछे होगा, 98% भी होगा, 2% ले सकते हो। इतनी राउंड ऑफ देते नहीं है वैसे। ओके सर। ओके, अब देखो जी आगे। अब एटॉमिक मास लिखने की बारी। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16। अब मोलर रेशो या एटॉमिक रेशो या रिलेटिव मोल्स ये निकालना। ये कैसे निकालते हैं बेटा? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्या? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। यानी 48 डिवाइडेड बाय 12, ये आया 4। 4 डिवाइडेड बाय 1, ये आया 4। और 48 डिवाइडेड बाय 16, ये आया 3। बोलो बेटे रिलेटिव कैसे निकालते, समझ में आया कि नहीं? यस सर। एटॉमिक रेशो सिंपल बात है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब अगली बात है सिंपलेस्ट रेशो। अगली बात है सिंपलेस्ट रेशो। जब हम सिंपलेस्ट रेशो की बात करते हैं बेटे, तो सिंपलेस्ट रेशो में हम क्या करेंगे? सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड कर देंगे। जैसे 4/3, सबसे छोटा 3 है ना भाई, यहां तो 4/3, यहां पे भी 4/3 और यहां 3/3। 4/3, 4/3, 3/3। सबसे छोटे से सबको डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट रेशो आएगी, ये आ गई 1.33, ये भी आ गया 1.33, ये आ गया 1। ठीक बेटे, अगर तो ये होल नंबर रेशो आ जाती तब तो एज इट इज लिख देता मैं,
मान लो यार 2:2:1 होता तो मैं एज इट इज लिख देता, पर होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करना होगा? किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये होल नंबर के सबसे पास आ जाए। जैसे 1.33 अगर है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली 3.9 यानी 4 आ जाएगा। अगर यहां 1.2 होता तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता तो एग्जैक्टली 6 आ जाता। 1.4 होता उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता, एग्जैक्टली हमारे पास कितना आ जाता बेटा? 7 आ जाता। ठीक, इसी तरह से 1.3 है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3.9 यानी अप्रोक्सीमेटली 4 हो गया। 4 लिख सकते थे अप्रोक्सीमेटली। ठीक, इसी तरह 1.5 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 से मल्टीप्लाई करता 3 आ जाता, होल नंबर हो जाता ना। ठीक, 1.6 होता, ठीक, तो लगभग 3 से मल्टीप्लाई करता तो 1 ये आ जाता आपका 4.8 के करीब करीब, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 लिखा जा सकता था। 1.7 होता, 3 से मल्टीप्लाई करता तो 5.1 के करीब करीब, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 लिखा जा सकता था। कहने का सिंपल बात है कि अगर ये होल नंबर नहीं आता, अगर तो ये होल नंबर आया तो एज इट इज आके लिख देने का, नहीं आया तो इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि होल नंबर के नियरेस्ट आ जाए या होल नंबर आ जाए, होल नंबर के नियरेस्ट आ जाए या होल नंबर आ जाए, तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। जितने से इसको मल्टीप्लाई किया उतने से बाकी सबको करना, जितने से एक को किया उतने से ही बाकी सबको करना, अलग अलग नहीं करना। तो जैसे अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से करना होगा, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 4 है। इसको भी 3 से करना होगा, ये 3 आ जाएगा। ये नहीं कि होल नंबर था तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर एक को मल्टीप्लाई किया तो सभी को करेंगे, अगर एक को मल्टीप्लाई किया तो सभी को करेंगे। तो बेटा सिंपल बात, होल नंबर रेशो हमने निकाल दिया। हमने क्या किया? सबसे पहले एलिमेंट लिखी, एलिमेंट की परसेंटेज लिखी, उसको जोड़ा, देखा 100% है कि नहीं है। अगर 100% है तो एज इट इज चलेंगे, नहीं है 100% कोई बात नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसमें से आप पहले 100 में से ये दोनों बाहर निकाल देंगे, बाकी बचा ऑप्शन लिख देंगे। फिर इनके एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास लिखने के बाद हम परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, उससे आएगा एटॉमिक रेशो। क्या आएगा? एटॉमिक रेशो। अब एटॉमिक रेशो जो है उसको हम क्या करेंगे? सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड कर देंगे, सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड कर देंगे, उससे बेटा हमारे पास इस तरह से सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी। सिंपलेस्ट रेशो आने के बाद आप क्या करोगे? अगर तो वो होल नंबर है तो एज इट इज लिख देंगे, होल नंबर नहीं है तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा ताकि वो नियरेस्ट होल नंबर आ जाए। नियरेस्ट होल नंबर आ जाए तो उसके बराबर लिख देने का, जितने से एक को मल्टीप्लाई करना है उतने से बाकियों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी वजह से अब हम यहां लिखेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला क्या निकला। इस सारे चीज से हमने निकाला इंपीरिकल फॉर्मूला, और वो क्या निकला? कार्बन कितने आए? 4, हाइड्रोजन कितने आए? 4, ऑक्सीजन कितने आए? 3। सो ये इंपीरिकल फॉर्मूला था, ये इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। यानी कार्बन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3, तो दिस इज इंपीरिकल फॉर्मूला। पर अब हमें पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। हमें पता था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो होगा n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, यानी इसको किसी n से मल्टीप्लाई करना होगा, और n जो निकालना है वो निकालना है मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। अब इंपीरिकल फॉर्मूला मास तो यहां आ गया 12 इंटू 4 प्लस, यानी कार्बन के 12 इंटू 4 प्लस
हाइड्रोजन का क्या 1 into 4 प्लस ऑक्सीजन का क्या 16 into 3, तो यार 36 48 प्लस 4 प्लस 48 ये 100 आ गया। इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास ये 100 आ गया, तो ये पता चल गया। अब मेरे को निकालना था मोलर मास। मोलर मास के लिए हमें दी थी वेपर डेंसिटी यार, तो हमें बताया था सर ने कि 2 into वेपर डेंसिटी इज मोलर मास, तो 2 into 100 इज अ मोलर मास, यानी 200। मोलर मास इज 200, तो बेटा n जो आ गया, कहाँ पे दिया होता 2 into वेपर डेंसिटी? हाँ जी क्या पूछ रहे हो बेटे, बोलो बेटे दोबारा से पूछो। देखो बेटे यहां वेपर डेंसिटी हमारे को दे रखी है 100, और फॉर्मूला तुम्हें करवाया था 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास। 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास, ये तुम्हें बता दिया था मैंने, ठीक है जी। तो बट नेचुरल है। अब आप क्या करेंगे भाई, यहां पर मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ गया 200, और इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना निकाला मेरे प्यारे बच्चों ने, सर 100, कैंसिल भी हो गया, आ गया 2, N2 आ गया। अगर N2 आ गया तो इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला N इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, यानी 2 इंटू C4H4O3। हाँ जी बोलो सर थोड़ा उल्टा लिख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 into एम्पिरिकल फॉर्मूला, n into एम्पिरिकल फॉर्मूला। बिल्कुल 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 बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया C8H8O6, C8H8O6। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये मैंने आंसर निकाल दिया। चलो चलो सारे बच्चे यस लिखेंगे, बिल्कुल। पुनीत बिटिया समझ में आया कि नहीं, यस लिखना है या नो लिखना है, जल्दी शाबाश। गुड शाबाश, तो सबने ऑलमोस्ट लिख दिया है। किसी को कोई डाउट है? सर वेपर डेंसिटी विल ऑलवेज बी गिवन, पूर्वा जी ने पूछा है कि सर क्या वेपर डेंसिटी ऑलवेज गिवन होगी? बेटे जी पूर्वा जी, वेपर डेंसिटी डेफिनेटली दी होगी, नहीं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का, मॉलिक्यूलर मास निकालने का कोई ना कोई तरीका जरूर दिया होगा। अभी ये थोड़ी, अभी और आगे बहुत सारे करने हैं। यहाँ तो वेपर डेंसिटी का हमने एक एग्जाम्पल दिया है ना बच्चे, अभी हमारे पास बहुत सारा काम है। तो सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस आई कैन एक्सप्लेन अगेन बेटे। देखो बेटे सबसे पहली बात, हमने कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ले रखे थे, हमने बोला एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है जी। ये कार्बन हाइड्रोजन हमने लिख दिए, हमने इनकी परसेंटेज लिख दी, पर देखा वो 100% नहीं है। इसका मतलब अगर नहीं है तो कुछ और चीज भी है, वो और चीज हमेशा ऑक्सीजन होती है। तो 100 में से हमने इनको माइनस करके क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दी। अब हमने इस परसेंटेज को एटॉमिक मास से क्या किया, डिवाइड, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ये एटॉमिक रेशियोज आ गई। तो इसकी परसेंटेज बाय इसका एटॉमिक मास, इसकी परसेंटेज बाय इसका एटॉमिक मास, इसकी परसेंटेज बाय इसका एटॉमिक मास, वो आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे छोटे से सबको डिवाइड कर दिया, जैसे 4/3, 4/3, 3/3, ये आ गई। सिंपलेस्ट रेशियो होती है। सिंपलेस्ट रेशियो अगर होल नंबर में आ गई तो एज इट इज लिख देना, नहीं आई तो आपने क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो होल नंबर के बराबर हो जाए। तो हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, वो होल नंबर के लगभग सेम आ गया। अब ये जो आगे आ गया हमारे पास, ये सिंपलेस्ट रेशियो में बताएगा, तो इट गिव्स अस इंपीरिकल फॉर्मूला।
C4 आ गए, X4 आ गए, O3 आ गए, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ गया कंपाउंड का बेटे। ठीक, अब हमारे को निकालना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बेटे हमें n से करना था एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई। यू हैव टू मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला विद n। n कैसे निकालना था? मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 2। यहां से 2 आ गया, और इस 2 को बेटे जी मैंने यहां मल्टीप्लाई किया 2 into वेपर डेंसिटी, और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो आ गया वो 200 आ गया। और इस 200 आने की वजह से हमने ये मॉलिक्यूलर मास निकाला। अब हमें पता था n होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 100 है और मॉलिक्यूलर मास 200 है, काटा 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल दिया। अभी बोलो समझ में आया हर्षिता? क्विकली बेटे, यस और नो? ओके, ये तो पहला ही क्वेश्चन किया है अभी। हाँ जी बेटे बोलो। सर आपने बताया कुछ केसेस में अगर सभी एलिमेंट्स की टोटल परसेंटेज 99% या वैसे कुछ है तब हमने ऑक्सीजन नहीं लेना है, बट सर उन केसेस में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो 99% ही क्यों आ रही है? बेटे क्योंकि वो हमने राउंड ऑफ कर रखी है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट से निकाली होगी। हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स में थोड़ी बहुत राउंडिंग ऑफ हुई हो, जिससे वो 100% टोटल नहीं बन पा रहा है, पर वो राउंडिंग ऑफ इज वेरी वेरी स्मॉल ना। इसीलिए बोला कि अगर 99 तक आ जाए तो ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा फर्क हो, 3-4% हो, तब तो पक्का ऑक्सीजन लेने की जरूरत है ना बेटे। समझ में आई मेरी बात? ओके सर। ओके, तो ऐसे करके क्वेश्चन करना है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, बट आई वांट कि पहले आप एक आधा क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, ताकि आपको ये करना तो आए ना पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए लिखिए बेटा क्वेश्चन प्लीज। लिखिए लिखिए, शाबाश। जस्ट 1 सेकेंड। लिखो बेटा। an organometallic compound, an organometallic compound on analysis, Can you read the question? an organometallic compound on analysis give carbon equal to 64.5%, carbon equal to 64.5%, hydrogen 5.4%, hydrogen 5.4%, and iron 30.1%, and iron 30.1%. 30.1%. 30.1%, 30.1%. Determine empirical formula of the compound. Determine empirical formula of the compound. Given atomic mass of iron 56. Given atomic mass of iron 56. चलो शाबाश। 6. सर मास 56 है। हाँ जी, एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56, बाकी का तो पता ही है अपने को। यस सर।
शाबाश, जल्दी करना। सर 9.94 को 10 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, 101% ले सकते हैं। Sir, done. बहुतों ने किया, थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा गलत है। वैसे बहुत लोगों ने सही आंसर निकाल दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सुकृत, आपका थोड़ा गलत हो गया मेरे दोस्त, या फिर आप 0 0 लगाना भूल गए। देखो भाई, यहां जिसको नहीं आया, यस तीसरा सही है, पूर्वा बिल्कुल सही है बेटा। ठीक, पुनीत आपने निकाल दिया बेटा। रिजुल आ गया बच्चे? सर डिवाइड कर रहा देखो मेरे प्यारे बच्चों, अर्पित, आयरन कहां गया तेरा? आपको परसेंटेज में दे रखा था कार्बन 64.5%। यस ठीक है, 64.5%। हाइड्रोजन दे रखा था बेटा 5.4%। 5.4%। ठीक, और आयरन कितना दे रखा था बेटे? आयरन दे रखा था 30.1%। तो लगभग 100% बन जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन वॉक्सीजन नहीं है, ये पक्का है। अब पहली बात हमें यहां निकालना था 54.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, क्या वैल्यू आई बेटा इसकी? सॉल्व करके बताना जरा। सर आपने 64.5%। सर 64.5 लिखा था। कितना लिखवाया था? 64.5। 64.5 था। ओहो, मैं अभी गलत कर देना था इसमें। तो 64.5, ओके ओके ओके। तो ये आ गया आपके पास ऑलमोस्ट कितना? 5.5। लगभग 5.5 आ गया बेटा। सर 5.37। सर 5.37। Yes, sir. 5.37.
5.37 में लगभग मैंने 5.5 लगभग ही लिखा था, और ये 5.4 डिवाइडेड बाय 1 तो 5.4 आ गया। ये 30.1 डिवाइडेड बाय 56 0.54 0.5 0.54 54 बिल्कुल सही। अब देखो बेटा, सबसे छोटे से सबको करना था डिवाइड, तो 5.37 डिवाइडेड बाय 0.54 9.94 अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक, 5.4 डिवाइडेड बाय 0.54 तो बिल्कुल 10, और 10 0.54 डिवाइडेड बाय 0.54 दैट इज 1। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट होल नंबर है, तो 10 10 1। सर ये 10 नहीं आ रहा था जी, मैं अरे अप्रोक्सीमेटली 10 है तो सीधे अप्रोक्सीमेटली 10 लिख दो, उसमें क्या लिखा? सर एक्चुअली मैंने एपी का 0.54 की जगह सिर्फ 0.5 लिखा, उससे मेरे नंबर्स 10 10 की जगह 11 आ रहे हैं फिर वो अप्रोक्सीमेटली। गलती है ना बेटा, इतना बड़ा राउंड ऑफ करोगे तो बहुत ही गड़बड़ हो गया यार, राउंड ऑफ छोटा होता है। सॉरी सर। हाँ जी, सॉरी सर, नहीं आगे ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटे। तो इसमें आपका कार्बन कितने हो गए? कार्बन हो गए 10, हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 10, आयरन कितना हो गया? 1। क्योंकि हमें सिर्फ इंपीरिकल फार्मूला पूछा था तो क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाता। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा होता तो कोई मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका भी दिया होता। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया, मैक्सिमम ने आंसर निकाल भी दिया था। ठीक, एंड दैट इज वेरी राइट। अब एक स्पेशल क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे मैंने बोला ये 5 नंबर का आएगा बेटा, ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना 2000% ये यही वाला क्वेश्चन आएगा, 200% यही वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, 5 नंबर का। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम अभी आपके साथ करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक, और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा इन योर क्लास, इन योर पेपर्स। देखो बेटा, क्वेश्चन हमें दिया अ वेल्डिंग फ्यूल, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. ठीक, a welding fuel gas contain carbon and hydrogen only. आगे लिखा burning a small sample of it, a small sample of it. ठीक, burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide. 3.38 gram of carbon dioxide. ठीक, and 0.690 gram of water. And 0.690 gram of water. ठीक है जी, and no other product. And no other product. ध्यान से सुनते रहना, क्वेश्चन लंबा है। फिर बोला a volume of 10 liter, a volume of 10 liter at NTP, NTP STP एक ही बात होती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक, at NTP of its welding gas is found to weigh, of this welding gas is found to weigh
found to weigh 11.2 ग्राम, ठीक, 11.6 ग्राम रादर. कैलकुलेट क्या क्या. नंबर 1 इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है जी. नंबर 2 मोलर मास ऑफ गैस, और नंबर 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस. ठीक, ऑफ गैस. मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 2000% दिया होगा. देख लीजिएगा, जब भी आपका पहला पीरियोडिकल आएगा या फिर मान लो आपके पास पहला हाफ ईयरली आएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का चमकता हुआ आएगा. सो ध्यान यहां दे दो ताकि समझ में आए. ठीक, देखो बेटा, हमें बोला अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ओनली. एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है. उसका अगर छोटा सा सैंपल हम जलाएं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देती है, इतना वाटर देती है, कोई और प्रोडक्ट नहीं होता. उसकी अगर 10 लीटर वॉल्यूम ले एसटीपी पे, तो उसका वेट इतना है. आपको सब कैलकुलेट करना है. पहला पार्ट है इसका कैलकुलेटिंग इंपीरिकल फॉर्मूला. तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटिंग इंपीरिकल फॉर्मूला. कैलकुलेटिंग इंपीरिकल फॉर्मूला. अब बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए बच्चों को क्या चाहिए, पहले तो एलिमेंट चाहिए और उनकी परसेंटेज चाहिए. ठीक, हमारे पास एलिमेंट था डेफिनेटली कार्बन एंड हाइड्रोजन, पर क्या उनकी परसेंटेज दे रखी है? क्या क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी है? बिल्कुल भी नहीं दे. तो पहले सबसे पहला स्टेप होगा इसका कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन और कार्बन एंड हाइड्रोजन. यानी फर्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. हमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है उसको फाइंड आउट करना है. कैसे करना है? देखो बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन, और हाइड्रोजन के अंदर, वाटर के अंदर कितना हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन. ठीक है ना. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन, वाटर में 2 हाइड्रोजन. हमारे पास यहां बना था कार्बन डाइऑक्साइड का वेट. अब हमें यहां से एक बात समझ में आती थी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, 12 इसका, 2 इंटू 16 इसका. अगर इसको ऐसे कर देता हूं 12 प्लस 2 इंटू 16, यानी टोटल मिला के 44. तो 44 ग्राम में कार्बन कितना है 12 ग्राम. तो ये बात तो श्योर हो गई कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन. तो 1 ग्राम विल कंटेन 12/44. और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना दिया है भाई, 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12/44 इंटू 3.38. बेटे ये वेट आ जाएगा कार्बन का, और वो वेट आया 0.922 ग्राम. ये कार्बन का वेट आ गया. इसी तरह से हमारे पास दूसरी बात बन रही है वाटर. तो वाटर में हाइड्रोजन का वेट बेटे, इसका मॉलिक्यूलर मास 1 इंटू 2 हाइड्रोजन प्लस 16 ऑक्सीजन, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. सिंपल, 18 ग्राम कंटेन्स 2 ग्राम. तो यहां आ जाएगा 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. 18 gram of water contains 2 gram of hydrogen. So 1 gram of water will contain 2/18.
18. 1 gram of water will contain 2 by 18. और वाटर का वेट कितना है हमारे को दिया हुआ भाई? 0.690 gram of water will contain 2 by 18 into 0.690. तो बेटा ये सॉल्व करके आया 0.0077 ग्राम। तो देखो बेटे, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उससे हमने कार्बन का वेट निकाला, जो वाटर था उसमें से हाइड्रोजन का वेट निकाल दिया, तो हमें हाइड्रोजन का वेट भी मिल गया, हमें कार्बन का वेट भी मिल गया। तो परसेंटेज के साथ सीधे वेट भी पुट किए जा सकते हैं, परसेंटेज के साथ सीधे वेट भी पुट किए जा सकते हैं। ठीक, तो अब हमें निकालना है इंपीरिकल फार्मूला। तो इधर ध्यान देंगे, एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, ये हो गया एलिमेंट। पहली बात हमने क्या पुट करनी थी? एलिमेंट्स। दूसरी बात परसेंटेज। परसेंटेज का मैंने बोला वेट भी पुट कर सकते हैं, अगर एलिमेंट्स का सिंपली वेट दिया हो वो भी पुट किया जा सकता है, क्योंकि उससे नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं बेटा। देखो जी, कार्बन का वेट आ गया 0.922, हाइड्रोजन का वेट आ गया 0.077। वेट यानी परसेंटेज के अगला था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन का कितना लिखोगे सर? 12, इसका कितना? 1। अब जो रिलेटिव मोल्स हैं उसको सिंपली मोल्स लिख सकते हो कि नहीं? जो एटॉमिक नंबर था उसको मोल्स लिख लो भाई। एटॉमिक जो हमने नंबर ऑफ, यू कैन से एटॉमिक रेशियो निकाली थी, मोल्स लिख लो। 0.922 डिवाइडेड बाय 12, 0.077 डिवाइडेड बाय 1। बेटे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0.077 और ये तो 0.077 था ही। अब अगला काम क्या होता है बेटा मोल्स के बाद? सिंपलेस्ट रेशो। अब बोलो सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हो? सबसे छोटे से सबको डिवाइड करोगे तो दोनों ही बराबर हैं, तो 0.077 डिवाइडेड बाय 0.077 ये आया 1। 0.077 डिवाइडेड बाय 0.077 ये भी आया 1। ये ऑलरेडी होल नंबर रेशियो है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, होल नंबर लिखने की जरूरत नहीं। तो इंपीरिकल फॉर्मूला कितना आ गया? इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया आपके पास 1C1H यानी CH। तो पहला कार्यक्रम फिट हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया, इसके हमारे को 2 मार्क्स मिल गए। अब है मोलर मास। दूसरा बात थी मोलर मास। बेटा मोलर मास के लिए हमें मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा फॉर द मोलर मास। ठीक पुनीत, ये थोड़ा ध्यान से सीख लेना बेटे, क्योंकि तुमने बेटा ये क्लास नहीं लगाई हुई है, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि तुम्हें समझ में आ जाए। तो प्लीज पूरा ध्यान से सीख लेना, नहीं आए तो प्लीज मेरे को 2 बार बता देना कि सर ये समझ नहीं आया, दोबारा करवा दो। ठीक, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा बच्चे, पर अगर पुनीत होगी तब ना। पुनीत समझ लेना बेटा, हमें यहां दिया कि 10 लीटर एट एसटीपी वेज इतना। हमें पता चल गया 10 लीटर एट एसटीपी वेज कितना? 11.6 ग्राम। ये क्वेश्चन में दिया बेटा। 1 मोल की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर, और उसका वेट मोलर मास होता है। 1 मोल का वेट क्या होता है? मोलर मास। तो हमें ये देखना है 22.4 लीटर का मास कितना होगा। हमें पता चल गया 10 लीटर एट एसटीपी वेज इतना। बेटा कहां दिया? क्वेश्चन में दिया। तो 1 लीटर विल वेट 11.6 by 10, और मैंने बोला कितने कितने का निकालना है? 22.4 लीटर का। 1 मोल 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर एट एसटीपी बेस 11.6 डिवाइडेड बाय 10 into 22.4,
बेटे जरा सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 26। ये 1 मोल का मास हो गया। किसका मास हो गया? 1 मोल का मास। और वो होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो दूसरा क्वेश्चन ही निकल गया। तो ये दूसरा पार्ट हो गया कैलकुलेटिंग मोलर मास। कैलकुलेटिंग मोलर मास। ठीक है, अब लास्ट बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एन निकालना। एन किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला आपने? सर 26 निकाला था ऊपर। इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आया? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 13। इंपीरिकल फॉर्मूला मास था 13। कितना आ गया? 2। एन आ गया 2। अगर एन 2 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 2 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, यानी 2 इंटू CH, यानी कि C2H2। तो आंसर आ गया C2H2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस भी निकल आया। सो 5 नंबर का क्वेश्चन है पुत्र। देखो इसमें शुरुआत से ना तो हमें परसेंटेज दी थी कार्बन की ना हाइड्रोजन की। हमें सिर्फ बताया कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज नहीं, हमें बताया कार्बन हाइड्रोजन 2 चीजें। बट जब उसको जलाने से इतना कार्बन डाइऑक्साइड बना, इतना वाटर बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के वेट से हमने कार्बन का वेट निकाला। कैसे? कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन, तो जितना बना था कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कितना कार्बन का वेट आ गया। वाटर से हाइड्रोजन का वेट निकाला, 18 ग्राम में 2 ग्राम, तो ऑब्वियसली 18 ग्राम में 2 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना और दूसरे में कितना। ठीक, इससे कार्बन हाइड्रोजन का मास आ गया, वेट आ गया। आप परसेंटेज की जगह सीधे वेट भी पुट कर सकते हैं। तो यहां हमने अब इंपीरिकल फार्मूला निकालना था, कार्बन हाइड्रोजन लिखा, उसके वेट लिखे, एटॉमिक मास लिखे। आपको पता है वेट यहाँ परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स यानी रिलेटिव मोल्स। तो भैया जी दिस डिवाइडेड बाय दिस कम्स आउट टू बी दिस डिवाइडेड बाय दिस कम्स आउट टू बी दिस। अब उन्हें सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी थी, सबसे छोटे से सबको डिवाइड करना था। सबसे छोटा था 0.077, तो 0.077 को डिवाइड किया 0.077 से, 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये भी 1 ये भी 1, तो इंपीरिकल फॉर्मूला CH हो गया। अब आएगा मोलर मास। मैंने कहा था कि मोलर मास निकालने के बड़े सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये कि हमें ये भी पता है कि 1 मोल का मास मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें 22.4 लीटर गैस का वेट देखना होता है। यहां पे दिया था 10 लीटर का वेट इतना। STP NTP एक ही बात है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एक ही बात होती है। तो 10 लीटर का वेट इतना, तो 10 लीटर वेज इतना, 1 लीटर वेज इतना, 22.4 लीटर वेज इतना। तो भैया वेट आ गए, तो मोलर वेट आ गया। अब मोलर वेट के बाद इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए एन निकालना है, मॉलिक्यूलर मास बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास ये निकला, इंपीरिकल फार्मूला मास यहां से निकाला, डिवाइड बाय 2, मतलब इसको डिवाइड किया 2 आ गया, तो इंपीरिकल फार्मूला का 2 से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। बोलो क्लियर और नॉट? जल्दी यस और नो लिखो। आ गया ठीक है, नहीं आया दोबारा बताऊंगा, जल्दी बोलो। अरे बहुत सारे मेथड होते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के, आगे आ जाएंगे जो जो होंगे। तुम इस क्वेश्चन में बताओ समझ में आया कि नहीं। प्रभव प्लीज रिपीट। यस, और कोई दिक्कत किसी और बच्चे को? पूर्वा यस, रिजुल, सिमरन यस, हर्षिता प्लीज एक्सप्लेन, रिजुल सर रिपीट, ओके डन। पुनीत आप बताओ। पुनीत बेटे आप बताओ।
ओके, पुनीत का डन है, लेकिन कई सारे बच्चों को अभी प्रॉब्लम है, तो चलो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पेन पेंसिल छोड़ दो और लिख लिया। आपको मैंने कहा कि वेल्डिंग फ्यूल है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन है। जब उसको जलाया तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी और इतना वाटर बना, कोई और प्रोडक्ट नहीं बना है। और इस वेल्डिंग फ्यूल का अगर 10 लीटर जलाएं तो हमारे पास 11.6 ग्राम बनता है। 10 लीटर का वेट 11.6 ग्राम है। हमें इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो पहला काम हमारा था कि परसेंटेज निकाले कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि दी नहीं, और इंपीरिकल फार्मूला के परसेंटेज या वेट चाहिए, वो दिया नहीं था। पर ये दिया था कार्बन डाइऑक्साइड इतना बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44। 44 में से कार्बन कितना, 12 ग्राम। तो भैया इतने वेट में कार्बन कितना, ये निकालना था। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 ग्राम, 1 कंटेन दिस एंड 3.38 ग्राम कंटेन्स दिस। ये आ गया वेट। दिस इज द वेट, ये वेट आ गया। ठीक, अब अगली बात, वैसे ही वाटर से हाइड्रोजन का वेट निकालना, वैसे ही वाटर से हाइड्रोजन का वेट निकालने का। तो 18 ग्राम में 2 ग्राम, 18 ग्राम कंटेन्स 2 ग्राम, 1 ग्राम कंटेन 2/18, इतने ग्राम कंटेन। लॉजिक, ये हमारे पास वेट आ गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का वेट भी आ गया, कार्बन का वेट भी आ गया। अब हमने यहाँ पे एलिमेंट रखे, कार्बन हाइड्रोजन, उनका वेट रखा, एटॉमिक मास रखा, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, ये निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब सिंपलेस्ट रेशियो के लिए सबसे छोटे से डिवाइड करते हैं, दोनों बराबर हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, यानी कार्बन भी 1, हाइड्रोजन भी 1। तो इंपीरिकल फार्मूला C1H1 यानी कि CH, ये इंपीरिकल फार्मूला आ गया। अब मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो 1 मोल का मास मोलर मास होता है। 1 मोल यानी 22.4 लीटर का मास, हमारे पास 1 मोल का मास होता है। तो बेटा मोलर मास निकालना है। तो 10 लीटर एट गैस एसटीपी बेस, ये है ना ऊपर, 10 लीटर का वेट 11.6, तो 22.4 लीटर का वेट निकाल लो यहां से। तो 10 लीटर का वेट इतना, एक का कितना, 22.4 लीटर का कितना, 26 आ गया, 26 इज मोलर मास। मोलर मास भी आ गया। अब आगे क्या निकालने का, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो दैट मस्ट बी मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू n। मोलर मास 26, इंपीरिकल फार्मूला मास 13, तो 26 by 13 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर और नॉट? Yes, sir. Thank you, sir. बेटा हर्षिता, दिस इज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बेटे, कुछ दिया नहीं होता एनसीईआरटी में। ये तरीके तुरके तो टीचर बताते हैं। ठीक, सिर्फ क्या है कि आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये देख, मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन पक्का 5 नंबर का तुम्हारे प्रश्न में आएगा, 102% आएगा, चाहे जो मर्जी कर। ठीक, एनी हाउ, तो ये था इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का दूसरा क्वेश्चन। लेकिन आई एम नॉट फिनिश्ड यet, टाइम हो गया, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इन क्वेश्चन में टाइम लगता है, बहुत लंबा है ना यार, एक एक चीज करके दिखानी। अभी आई एम नॉट फिनिश्ड yet, एंड प्लीज डू नॉट स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस करना अभी तुम्हें नहीं आएंगे पूरे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टेप 2 पकड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टेप 2 पकड़ेंगे इसमें। ठीक, सेकंड लेवल क्वेश्चन, मतलब स्टेप 2, नॉट सेकंड लेवल, स्टेप 2। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में पकड़ेंगे। चलिए, थैंक्स लॉट। पर जाने से पहले सारे बच्चे लिखते जाना, आज के जो क्वेश्चन मैंने 3 आपसे करवाए, तुम्हें तीनों समझ में आए कि नहीं आए, यस और नो, और बाहर जाते रहने। चलो, जसमीत का यस आ गया, आगे चलो। नितिन का यस आ गया, सुकृत का यस आ गया, चलो। पूर्वा का यस आ गया, टीस्टा का यस आ गया, चलो शाबाश। साहिब का यस आ गया, रिजुल का यस आ गया, वेरी गुड। आस्था, अर्पित दोनों का यस आ गया, वेरी गुड बेटा। नितिन का यस आ गया, जपनीत का यस आ गया, मयंक का यस, पुनीत का यस, वेरी गुड बेटे। सुकृत सर, कल हमारी क्लास है। ऑब्वियसली बेटा, जिनको पुराना लगाना है मोल कंसेप्ट की सेकंड लेवल, वो तो जरूर आएंगे, मोल कंसेप्ट का सेकंड लेवल तो जरूर आएंगे भाई। ठीक, चलिए।
ओके, तो बाकी मिलते कल। थैंक्स। थैंक यू सर, बाय सर। नहीं पुनीत, तुम इसी में रहोगे अभी, क्योंकि वो आगे चला हुआ है बेटा, वो बैच आगे चला, पता नहीं चलेगा। बीच में फंसाऊंगा तो मुश्किल होगा, तो मैं खुद बता दूंगा कब से तुम्हें वो भी लगाना है। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू। आज अच्छे समझ में आया ना? यस सर। अच्छा, मैं कुछ ना तुम्हें वीडियोस भेजूंगा, वो जरूर देख लेना बेटा, है ना? ओके सर।